हेलो एंड वेलकम। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आपको साल के लास्ट में जो ITR 1 फाइल करना है, आज इस वीडियो में उसका पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। यहाँ पर मेरे पास डिटेल्स हैं। अंशिका जी जो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हैं, ये उनकी फरवरी मंथ की सैलरी स्लिप है, सैलरी का सारा डिटेल है और मेरे पास इनका फॉर्म 26 AS है। ये जो सैलरी स्लिप है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पर्टिकुलर्स में इनकी सैलरी के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा अलाउंस ऐसा है जो आपके लिए टैक्स में छूट दे सकता है, यानी कि छूट के दायरे में आता है। जैसे ये जितने भी एलिमेंट हैं इसमें से हाउस रेंट अलाउंस जो है वो छूट के दायरे में आता है। अदर देन दैट सिर्फ यहाँ पर एक प्रोफेशनल टैक्स है जो एग्जेम्पशंस में जा सकता है, अदरवाइज सारी की सारी चीज़ें इनकी टैक्सेबल हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि कौन सी चीज़ टैक्सेबल है, कौन सी नॉन टैक्सेबल है, मेरे इस चैनल पर एक वीडियो डला हुआ है जिसमें टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। ये इनकी अप्रैल और मई की सैलरी मैंने आपको पहले दिखाई थी। इसके बाद ये पूरे साल की सैलरी है और ये लास्ट में इनकी सैलरी का एनुअल ब्रेकअप है। अभी मैं सिर्फ एनुअल ब्रेकअप और इसके एलिमेंट्स के नाम को यहाँ पर रखता हूँ, इस टेबल को मैं साइड में रख लेता हूँ। अब जब भी हम ITR 1 फाइल करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से ITR फाइल करना चाहते हैं, यानी कि ओल्ड रिजिम चुनना चाहते हैं या फिर नया। फ़र्क बहुत मामूली सा है, लेकिन आपके केस में दोनों में से कोई भी केस ऐसा हो सकता है जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन लेके चलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि इस केस में हमें किस टैक्स रिजीम में फ़ायदा हो रहा है। इनकी बेसिक जो टोटल सैलरी है वो 8,47,000 यहाँ पर मैं लिख लूँगा। इनको वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कुछ भी नहीं मिला हुआ है, यानी कि ग्रॉस सैलरी अगेन 8.47 हो जाएगी। अंडर सेक्शन 10 में इनको सिर्फ HRA मिला हुआ है। जैसे मैंने बताया था, अंडर सेक्शन 10 में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे एग्जाम्पशंस होते हैं। उसके लिए भी तमाम सारी वीडियोस मेरे चैनल में पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ जब मैं ITR 1 फाइल करूँगा तो आपको वहाँ पर दिखाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। HRA को कैलकुलेट करने के लिए हमें किस तरह से एक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, देखिए 3 तरह से HRA कैलकुलेट करना पड़ता है। एक तो हाउस रेंट अलाउंस जो एक्चुअली मिला हुआ है, एक्चुअली रिसिप्ट जो होगा उसको यहाँ पर आप लिख लेंगे। आपकी सैलरी स्लिप या फिर फॉर्म 16 में ये आपको मिल जाएगा। अगर सैलरी स्लिप में 1 महीने का दिया हुआ है तो यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई 12 या फिर फॉर्म 16 में पूरा लिखा हुआ मिल सकता है। सेकंड कैलकुलेशन करेंगे 50% ऑफ योर सैलरी, दैट इज़ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इनकी 2,70,858, इसका 50% हम यहाँ पर निकाल के रख लेंगे। अगर आप इन 4 शहरों के अलावा किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो आपको 40% कैलकुलेट करना है। तीसरी कैलकुलेशन हमने करनी है कि एक्चुअली जो रेंट आपने पे किया हुआ है उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर लेना है। अगेन द सैलरी इज़ द सेम। आप बेसिक प्लस DA को यहाँ पर सैलरी के लिए ले सकते हैं, लेकिन इनके केस में DA अलग से नहीं है, सिर्फ बेसिक ही इनके केस में यहाँ पर है। एक और चीज़ है कि जब आप अपने घर में रह रहे हैं, अपने घर में, तो आपको HRA का क्लेम नहीं मिलेगा। इन तीनों में से जो भी फिगर सबसे छोटा है, जो सबसे कम है, उसको हम HRA के लिए कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पर माइनस साइन के साथ यहाँ पर ले आएंगे। माइनस इसलिए क्योंकि इस आपकी ग्रॉस सैलरी में से इसको माइनस किया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको टैक्स पर छूट मिलती है। प्रोफेशनल टैक्स इनका 2,300 रुपये का यहाँ पर माइनस के साथ रख लिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सबको मिलती है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था घर से ऑफिस जाने के लिए, उसको कंपाइल करके यहाँ पर 50,000 की हर किसी को एक स्टैंडर्ड छूट दे दी गई है। होम लोन इनका कुछ भी नहीं है। डिडक्शंस, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अंडर चैप्टर 6A के अंडर बहुत सारी डिडक्शन आती हैं, जैसे 80C, 80D, 80E, 80GG, इस तरह से बहुत सारी होती हैं। अगर आप लोगों को इस डिडक्शन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मेरे इसी चैनल में आपको एक टैक्स सेविंग आइडियाज़ करके वीडियो मिलेगा। मेरे चैनल को सर्च करने के लिए @पंकज पिंग सर्च करेंगे तो उसमें ये वीडियो आपको मिलेगा। इसमें सारे के सारे सेक्शंस डिटेल में समझाए गए हैं। इनके केस में यहाँ पर 1,50,845 रुपये की इन्होंने सेविंग की हुई है। अब 80C में जनरली बता दूँ कि LIC या फिर सुकन्या समृद्धि योजना या फिर प्लॉट की रजिस्ट्री, इस तरह से चीज़ें यहाँ पर आती हैं। इन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपया इसमें सेव कर लिया है, लेकिन इसमें से सिर्फ 1,50,000 ही एडमिसिबल है। आप सेविंग कितनी भी ज़्यादा करें, सिर्फ 1,50,000 की छूट मिलेगी। इसके बाद इनकी जो टैक्सेबल इनकम बचती है, इसमें से सारी चीज़ें माइनस करने के बाद वो 5,70,000 बचती है। इस पर हमको टैक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक छोटा सा टैक्स कैलकुलेशन का डेमो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो
5,70,964 रुपये में किस तरह से टैक्स बनता है। 0 से 2.5 लाख तक 0% का टैक्स स्लैब, कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में 5% के हिसाब से 12,500 रुपये का टैक्स पड़ेगा। 5 लाख से ऊपर जो भी सैलरी है, 5 से 570 तक की जो सैलरी है वो 70,964 रुपये है। इसमें 20% के हिसाब से इनको टैक्स देना पड़ेगा जो कि 14,953 होता है। टोटल करेंगे 26,000। एजुकेशन सेस पड़ेगा इस पूरे अमाउंट पे 26 पे 1,067 रुपीज़ का एजुकेशन सेस प्लस टोटल 27,761 यहाँ पर हम ले आएंगे। अभी देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम से टैक्स अगर फाइल करते हैं तो 27,761 रुपये ही सिर्फ इनको पे करना है, लेकिन ये 51,196 रुपये पहले ही अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर चुकी हैं। अदरवाइज इनके एम्प्लॉयर ने यह टैक्स पहले ही काट लिया है। तो अभी ITR रिटर्न भरने से इनको 51 - 27 जो भी अमाउंट बनता है उतना पैसा वापस मिलेगा। जल्दी से देखते हैं कि अगर हम इसकी जगह न्यू टैक्स रिजीम देखते तो हमारा क्या हिसाब बनने वाला था। न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन एग्जेम्पशंस अलाउड नहीं है। टैक्सेबल इनकम वही रहेगी, इसलिए इसमें टैक्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है। 0 से 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% सिर्फ टैक्स पड़ता है जो कि 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख तक यानी कि 2.5 लाख रुपए पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है यानी कि 25,000 रुपये। इसके बाद 7.5 लाख से 8,47,000 जो कि इनका एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है वो, उस पर 15% के हिसाब से टैक्स पड़ेगा यानी 14,573। टोटल करने पर 5,20,073। एजुकेशन सेस 4% जोड़ने पर 54,000। अभी देखिए कितना डिफरेंस है अगर हम ओल्ड और न्यू टैक्स रैम के हिसाब से जाते हैं। तो एक जेन्युइन राय है कि जिन भी एम्प्लॉयज़ की जो ग्रॉस सैलरी है वो 7 लाख से 15 लाख के बीच में है, मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है, उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम इज़ बेनिफिशियरी सब्जेक्ट टू कि उनके पास एग्जम्पशंस और डिडक्शन उन्होंने अपने लास्ट ईयर में किए हुए होने चाहिए। अब हम वापस चलते हैं अपने ITR फिलिंग की साइट पे। ITR फिलिंग की साइट पे जाने के लिए www.incometax.gov.in पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए यूज़र ID पे अपना पेन नंबर यूज करेंगे और कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे अपना पासवर्ड डालेंगे और सीधे पेज पे लॉगिन हो जाएंगे। डिटेल खुलते ही सबसे पहले अपना 26AS चेक करना है, उसके लिए यहाँ से 26AS चेक करेंगे और सर्विसेज में क्लिक करके अपना AIS चेक करेंगे। सबसे पहले आपने अपना फॉर्म 16, 26AS, AIS और अपनी सैलरी स्लिप, इन चारों से जो भी टोटल आता है ग्रॉस सैलरी और टैक्स डिडक्टेड, इसको कंपेयर करना है। इन सब में ये लगभग सही होना चाहिए। अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो यू कैन लॉन्च सम ग्रीवेंसेस। ITR फिलिंग स्टार्ट करेंगे, फाइल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न में और फाइल इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे तो सेम हमको पहला पेज खुलकर मिलेगा। यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अगर आपने कोई पहले ITR फाइल करने की कोशिश की है तो आपको ड्राफ्ट सेव मिलेगा, अदरवाइज आप स्टार्ट न्यू फिलिंग करेंगे। इंडिविजुअली क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपकी सैलरी 5 लाख से ज़्यादा है तो इस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आपको अदर्स पे क्लिक करना है। हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। आपका प्री फिल डाटा यहाँ पर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। ITR 3 स्टेप्स में भरा जाता है, 1, 2, 3। पहले वाले स्टेप्स के अंदर 5 पेज होते हैं, जिसमें से दूसरा और तीसरा पेज थोड़ा सा ध्यान देकर भरना पड़ता है। इसके अलावा सारे पेजेस ओनली फॉर 5 to 10 सेकेंड्स के लिए होते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पहला पेज है, इस पर आप क्लिक करेंगे, अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स अपडेट कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपने जो सिलेक्ट करना है वो अपना एम्प्लॉयमेंट का नेचर सिलेक्ट करना है। मैं इनके केस में सिविल एम्प्लॉई हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर 1391 पे क्लिक करना है अगर आप पहली बार यानी कि ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। नीचे आ जाएंगे, जैसा कि हमने देखा था हमको न्यू टैक्स राइम से फाइल करने में कोई फ़ायदा नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल वैलिडेटेड होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को एडिट करेंगे, वैलिडेट करेंगे। सेलेक्ट फॉर रिफ़ंड ये बहुत ज़रूरी है, इसको ब्लू टिक होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कंफर्म करेंगे, हमारा पहला पेज भर चुका है। पहला पेज भरते ही यहाँ पर कन्फर्म्ड का मार्क आ जाएगा। इसके बाद आपने दूसरा पेज खोलना है, यहाँ से शुरू होता है आपका सैलरी का ब्रेकअप डिटेल। सबसे पहले आपको ग्रॉस टोटल इनकम के पेज पर
क्वेश्चनरी मिलेगी, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर आपने देने हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन दिखाई गए हैं। उन सेक्शन में अगर आपको कोई छूट लेनी है तो आपको यस करके उसके आगे अमाउंट फिल कर देना है। अब ये जो सारे सेक्शन है ये सेक्शन 10 के अंडर आ रहे हैं। सेक्शन 10 के अंदर और भी बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे 1014(1) में ये सारी चीज़ें, और उसके बाद 1042 में ये सारी चीज़ें। देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल में एक वीडियो है, टैक्स फ्री अलाउंसेस। बेसिकली ये डिफेंस एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया था, लेकिन सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए भी काफ़ी हद तक ये सही है। इसी तरह से बहुत सारे सेक्शन होते हैं, उन सेक्शन को आपने एक एक करके सेलेक्ट करना है और भरते चले जाना है। हमारे एम्प्लॉय के केस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मैं नो कर दूँगा। और HRA का जो केस है वो हमने देख लिया है। अगर यहाँ पर प्रीफिल डाटा सही आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आपने नो करना है और अपनी तरफ से यहाँ पर डाटा फिल कर देना है। हमारे केस में जो हमने HRA का कैलकुलेशन किया हुआ था वो 73043 था, तो यहाँ पर कुछ और अमाउंट आ रहा है, इसको मैं नो करके वो सेम अमाउंट यहाँ पर फिल कर दूँगा 73043। आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से जो भी एग्जम्पशंस आपके लिए लागू हैं आप यहाँ पर क्लिक करते रहेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा भी नेक्स्ट पेज में आपको जहाँ सैलरी का ब्रेकअप मिलेगा, देखिए इस पेज में आते ही हमें यहाँ पर एडिट करना है और एडिट करते ही हमें अपनी सैलरी यहाँ पर इनपुट करनी है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारी जो सैलरी है 847152 आ रही है। अगर गलत है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स वगैरह जो हमने पहले बात की थी, आपके केस में सब 0 है। इसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे, यहाँ पर हमने ध्यान नहीं देना है। ये सेक्शन 10 हमारे पास वापस आ चुका है। अब इनमें से जो चीज़ें आपके लिए लागू नहीं हैं आप उनको डिलीट कर दें, अदरवाइज़ कभी कभी ये चीज़ें एरर पैदा करती हैं। इस सेक्शन 10 के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे इसमें आपको HRA का एग्जम्पशन, LTC यानी लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जम्पशंस मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी एग्जम्पशंस आपको मिलेंगी और लास्ट में एक एनी अदर का कॉलम भी मिलेगा। इस वाले कॉलम को मैं फिर से डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए मेरे जो जो मैंने यहाँ पर एग्जम्पशंस में डाले हुए थे HRA वो मुझे मिल गया है, लेकिन मेरा एक एग्जम्पशंस जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था उसको मुझे यहाँ पर इंक्लूड करना है, तो मैं ऐड अनदर करूँगा। यहाँ पर एक रो इंक्लूड हो जाएगी, टेबल इंक्लूड हो जाएगी। इसमें सबसे लास्ट में आऊँगा, एनी अदर में क्लिक करूँगा और द अमाउंट जो उसके आगे था 2300 मैं यहाँ पर लिख दूँगा। साथ ही मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा टैक्स। ये सब करने के बाद जो मेरी नेट सैलरी है वो 771 रह गई है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है और इसके बाद इसको मैं सेव कर दूंगा। नेक्स्ट इसी पेज पर हमको कुछ और डिटेल्स डालनी होती हैं, जिसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि होम लोन का डिटेल डाला जाता है। इस चैप्टर को मैं ज़्यादा गहराई से नहीं समझाऊंगा, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इजीली यू कैन अंडरस्टूड। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पर आपको डिटेल्स ऐड कर देनी है। अगर किसी दूसरे सोर्स से आपको इनकम हो रही है, जैसे सेविंग बैंक से या फिर आपको FD से इनकम हो रही है, तो इन पे आपको क्वेश्चनी में टिक करते हुए उनका अमाउंट भर देना है। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं बैक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके केस में कोई भी इनकम नहीं है। यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा। पेज नंबर 2 भी हम फिल कर चुके हैं और ये भी कंफर्म हो चुका है। पेज नंबर 3 आएंगे, ये डिडक्शंस के लिए होता है। जैसा कि अपने एग्जाम्पल में हमने दिखाया था कि इन्होंने ATC में पूरी 1,50,000 की डिडक्शन ले रखी है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी डिडक्शन के बहुत सारे सेक्शन हैं। मैंने समझाया था कि इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। टैक्स सेविंग आइडियाज़, यहाँ पर ATC में प्रीफिल्ड में 50,000 रुपये आ रहा है, लेकिन हमने देखा था कि इनके केस में इन्होंने पूरी 1,50,000 की डिडक्शंस सेव कर रखी हैं, यानी सेविंग्स ले रखी हैं, इसलिए मैं इसको एडिट करके 1,50,000 डाल दूंगा। इसके अलावा 80D एक कॉमन सेक्शन होता है जिसमें मेडिकल का क्लेम किया जाता है। 5,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी लिया जा सकता है और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए 50,000 तक का जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर है उसको क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पर आपको इस शेड्यूल का डिटेल दिखाई देगा। कोई दूसरा शेड्यूल अगर आपने भरना है तो यहाँ पर से उसको क्लिक करके और उसके अंदर अमाउंट इनपुट कर सकते हैं। कंडीशन कि आपने एक्चुअल में वो सब एक्सपेंडिचर किए हुए होने चाहिए, अदरवाइज़ इनकेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे उसकी क्वेरी पूछता है तो आपको उसको
प्रूफ आपने सबमिट करना पड़ेगा। चौथा पेज आता है टैक्स पेड का, जो भी आपने टैक्स पे किया हुआ है उसकी डिटेल आपको इस पेज के अंदर दिखाई देगी। लेकिन कभी कभी यहाँ पर मिसमैच देखने को मिलता है। अगर आपका यहाँ पर अमाउंट में मिसमैच है तो आपको शो डिटेल करके एडिट कर लेना है। कोई दूसरे सोर्स से आपका TDS कटा हुआ है तो आपको उस सोर्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर शो डिटेल करके एंट्री कर देना है। टोटल आपका जो टैक्स है वो मैच कर लेना है फॉर्म 16 से, AIS से या फिर सैलरी स्लिप से। देखिए हमारे 4 के 4 पेज पूरे हो चुके हैं। लास्ट पेज है टैक्स लायबिलिटी का। 51,000 मेरा टैक्स कटा हुआ था, जिसमें से मेरा कुछ पैसा रिफंड आ रहा है, लेकिन 27,458 अभी भी मुझे एज ए टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। अब यहाँ पर इस पेज में दिखाई देगा कि आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम बन रही है वो 5,69,510 है, जिस पर आपको 26,000 रुपये का टैक्स देना है और 1,000 रुपये का 4% के हिसाब से सेस देना है और 27,458 रुपये का आपने टैक्स पे करना है। हमारी कैलकुलेशन में ये 27,761 आ रहा था, नियर अबाउट। थोड़े से फिगर्स का ऊपर नीचे रहता है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पिछले सालों का एरियर मिला हुआ है, अगर आपको पिछले सालों का कोई एरियर मिला हुआ है तो आपको फॉर्म 10E फाइल करना है। फॉर्म 10E फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना है और उसमें जो भी आपको रिलीफ मिलेगा वो आपने यहाँ पर भर देना है। इससे आपको इस अमाउंट में भी कुछ और रिलीफ मिल जाएगा। फॉर्म 10E का वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, 2-3 वीडियोस मेरे चैनल में हैं, देखिएगा, उनसे आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। इसके बाद पूरा फॉर्म भरने के बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही आपको समरी पेज में सारे के सारे ये 5 के 5 पेजेस ग्रीन दिखाई देंगे। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 23,740 रुपीज़, 23,740 रुपये का इनको रिफ़ंड मिलने वाला है। अभी ये इनका समरी पेज था, इसको प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करते ही यहाँ पर आपने टिक करना है और डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन को प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू में आपका पूरा का पूरा जो फॉर्म आपने भरा हुआ है वो फॉर्म यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फॉर्म को वेरीफाई करके प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है। वैलिडेशन में आपको कोई एरर यहाँ पर दिखाई दे सकता है, इस एरर पे क्लिक करके उस एरर को सॉल्व कर देना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप E-वेरीफाई का मिलेगा। मैं जल्दी इन स्टेप्स को स्किप करूँगा। वीडियो में आपको ये सारे स्किप्स दिखाई देंगे। इस वीडियो में सिविल एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया गया था कि किस तरह से ITR 1 फाइल करना है। बेसिकली आई वर्क फॉर डिफेंस एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट दिस इज़ द फर्स्ट अटैम्प्ट व्हेन आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो फॉर सिविल एम्प्लॉयज़। सो अगर आपको मेरा एफर्ट सही लगे, मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिले, सहायता मिले, तो मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। भविष्य में मैं सिविल एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयज़ के लिए इसी तरह से टैक्स बेनिफिट आइडियाज़ लेकर आता रहूँगा। अगर आपके पास मेरी वीडियोज़ के लिए कोई सुझाव है तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।